नमस्कार, मैं सचिन माथुर। आप देख रहे हैं आरएसएन एक्सप्रेस। जैसे आप सभी को पता है कि किसान आंदोलन को चलते नवंबर के अंदर पूरा साल हो जाएगा। एक साल से किसान है अपनी मांगों को लेकर लगातार दिन ब दिन संघर्ष करते जा रहे हैं। और मिनी सेक्रेटरीट की बात करूँ, जो हिसार के मिनी सेक्रेटरीट की, यहाँ पर भी किसान हमेशा अपनी मांगों को लेकर बैठे रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक उम्मीद है कभी ना कभी उनकी मांगें पूरी होंगी। अगर पूरी नहीं होंगी तो वो अपनी मांगें मनवा कर रहेंगे। जैसे कि किसान आंदोलन वहाँ से लगातार सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, दिल्ली से लगातार चलता जा रहा है। वहीं पर जो जैसे हिसार की बात की जाए, हरियाणा पंजाब की बात की जाए, वहाँ पर भी किसान है वो भी इसके अंदर भारी समर्थन दे रहे हैं, जिसे हर शहर के अंदर, हर गांव के अंदर, हर ज़िले के अंदर भी किसान आंदोलन है दिन ब दिन अपनी गति पकड़ता जा रहा है। अभी हमारे साथ टिकरी बॉर्डर से मनदीप मलिक जी मौजूद है, जो टिकरी बॉर्डर पर लगातार जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था तब से लेकर अब तक लगातार बैठे हुए हैं। इनसे थोड़ी सी बात करेंगे और जानेंगे कि जो किसान आंदोलन है वो आखिर कब तक और खींचेगा, कब तक इनकी सरकार है इनकी मांगों को मानेगी। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। नवंबर के अंदर एक साल पूरा हो जाएगा जी, किसान आंदोलन को चलते, कब तक सरकार मांगे मानेगी? एक छोटा सा सवाल। देखिए, वो तो सरकार के नेचर के ऊपर डिपेंड है। समाजवादी विचारों की अगर सरकार होती तो हमारा कभी का फैसला हो जाता, कभी का समझौता हो जाता। लेकिन ये सरकार जो है पूंजीवादियों की सरकार है, कंपनी राज है। जिस प्रकार अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की भारत के अंदर, और उसने हमारे देश के संसाधनों को लूटा, आम आदमी के लिए कानून बनाए, उसके खिलाफ बनाए उनको ख़त्म करने के लिए, और हमारे देश को गर्त में डाल दिया। उससे उबर के 100 साल लगे हमें आज़ादी के बाद यहाँ तक पहुँचने में। दुर्भाग्य से आंखों पे धर्म की और राष्ट्रवाद की पट्टी बांध के एक ऐसा शासक, एक ऐसा संगठन सत्ता के ऊपर आ गया जिसने उसी मंशा के साथ, अंग्रेज़ों की मंशा के साथ देश के अंदर कंपनी राज स्थापित कर दिया। वो ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज़ों की थी, ये कंपनी आरएसएस अंबानी अडानी की है। इनके जो कानून है वो 100 करोड़ लोगों के पूरी तरह से खिलाफ है। अकेला किसानों के लिए कानून नहीं बनाए, किसानों के लिए कानून जो बनाए, हमारे देश की अर्थव्यवस्था किसानी पे आधारित है। किसानी ख़त्म है तो इसका मतलब अर्थव्यवस्था ख़त्म है। मोदी ने कहा था कि मैं जीडीपी को आगे तक लेके जाऊंगा, लेकिन जब से मोदी आया है जीडीपी पूरी तरह से धरातल पे चली गई है और जीडीपी के ऊपर कोई बात भी नहीं हो रही। इसका मतलब ये है कि ये जीडीपी के ऊपर कोई बात नहीं करेंगे। कंपनी राज इसलिए है कि आप देखोगे, आज़ाद सरकार आने से पहले मोदी कह रहा था कि 35 रुपये पेट्रोल मिलूंगा। पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा महंगा अगर कोई पेट्रोल डीजल है वो हमारे देश में है। रसोई गैस, शराब के ठेके, पतंजलि और बिजली, ये सारे जीएसटी से बाहर हैं। जीएसटी लगा के इतना मोटा पैसा इकट्ठा किया गया। कोरोना का बहाना बनाकर जिस प्रकार से ये बिल इन्होंने पास करवाए, वो एक साजिश का हिस्सा साफ दिख रहे हैं किसानों के खिलाफ। मोदी चाहे तो एक दिन में बिल वापस हो सकते हैं, एक दिन में कानून वापस होकर किसान अपने घर आ सकते हैं, लेकिन जो इनकी मंशा है वो देश के किसानों को, आम आदमी के जीवन को बर्बाद करने की है। इसलिए ये संघर्ष जो है वो लंबा संघर्ष है। किसान आंदोलन जब से स्टार्ट हुआ है टोल को बंद कर दिया गया था। बात सुनने में आई थी कि टोल से भरपाई होती नहीं, इसी वजह से महंगाई बढ़ रही है। पेट्रोल की बात की जाए तो 107 रुपये, अगर राजस्थान की बात की जाए तो 115 रुपये हो गया। क्या कहना चाहेंगे बढ़ती महंगाई को लेकर? क्या लगता है कि किसान आंदोलन की वजह से ये महंगाई बढ़ी है? ये साजिशकर्ता लोग हैं, खुद के गुनाह छुपाने के लिए अपने गुनाह दूसरों के ऊपर थोपते हैं। पूरा मीडिया प्रचार तंत्र इनके साथ है। आप देखोगे कि 2013 से पहले जो हमारी नेशनल मीडिया थी वो सारी सरकारों के खिलाफ बोलती थी, आम आदमी के मुद्दों पे बात करती थी, महंगाई पे, रोजगार पे, राष्ट्रवाद पे, अमीर गरीब पे, पानी के ऊपर मुद्दा था, शिक्षा का मुद्दा था। लेकिन जैसे ही 2014 के बाद मोदी सरकार आई है, हमारे देश की मीडिया सरकार की भाषा बोलने लगी है। कभी भी आप टीवी चैनल पे देखोगे आपको सिर्फ एक या दो मुद्दे मिलेंगे, धर्म का, हिंदू मुसलमान का और जातिगत कार्ड। तीसरा मुद्दा उनके पास नहीं है। ये हमारे देश में ख़त्म हो चुके लोकतंत्र की निशानी है, जिसमें पत्रकारिता अपनी जो जिम्मेवारी है पूरी तरह से भूल चुका है और देश के आम जनजीवन के खिलाफ वो सरकार के इशारे पे काम कर रहा है। उसके बाद जो महंगाई की जहाँ तक बात हुई, 2 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएँ होती हैं, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था। क्रॉनिक कैपिटलिज्म यानी कि निर्दयी पूंजीवाद स्थापित हुआ है। पूंजीवाद तो फिर भी अमेरिका, चाइना का जो उदाहरण दिया जाता है वहाँ पूंजीवाद है,
लेकिन भारत के अंदर जो पूंजीवाद है वो निर्दयी पूंजीवाद है। वो लोग राष्ट्रवादी सोच के साथ काम करते हैं। मान लिया वहाँ पे सारी चीज़ें निजीकरण है, लेकिन वहाँ शिक्षा, चिकित्सा, दूरसंचार, सड़कें, ये सारी जनता के लिए सरकारों ने फ्री कर रखी हैं। उसके बाद प्राइवेट कंपनियां आदमी को रोज़गार देती हैं, पेट्रोल कितना बिकना है, बिजली कितनी, वो एक अलग मैटर है। लेकिन जो हमारी आधारभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूंजीवादी व्यवस्थाएं ने आदमी को फ्री में दे रखा। वो चीज़ें हमारे देश की सरकार भी कर सकती है कि हमें शिक्षा फ्री में मिले, चिकित्सा फ्री में मिले, बिजली पानी फ्री में मिले, सड़कें फ्री में मिले। उसके बाद जो चीज़ें हैं हो सकता है वे पैसे में दे, वो कोई बड़ी बात भी नहीं है। लेकिन इन्होंने तो हवा को भी कैद कर लिया, पानी को भी कैद कर लिया और ऑक्सीजन को भी कैद कर लिया, रोटी को भी कर लिया। दिन ब दिन कंपनियों को प्राइवेट करी। ये निर्दयी पूंजीवाद है। और निर्दयी पूंजीवाद का मतलब है कि बिना दया के आप लोगों को लूटो, बहाने कर कर के लूटो, और लोगों को खुद की गरीबी का एहसास ना हो, इस करके उसकी आंखों पे जातिवाद का पट्टा डाल दो। क्योंकि देखिए, भूख आपको भी लगती है, मेरे को भी लगती है। धरती पे हमारे देश में जितने धर्म है, जितनी जातियाँ, हर आदमी की आवश्यकता एक जैसी है। हर किसी को रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, शिक्षा चिकित्सा चाहिए। जब हमारी आवश्यकताएं एक है तो फिर हमारी लड़ाई अलग अलग कैसे हो सकती है? हम इकट्ठे होकर क्यों नहीं लड़ सकते? हमें क्या है, इन धर्म के ठेकेदारों ने, बीजेपी आरएसएस ने धर्म का जो चोला उड़ा दिया, वो इसलिए उड़ा दिया कि हमें हमारी गरीबी का एहसास ना हो। हम मर जाएंगे लेकिन घर से बाहर नहीं निकलेंगे कि भाई फलाना तो वो लड़ रहा है, भाई ये तो मुद्दा किसानों का है, ये मुद्दा तो कर्मचारियों का है, ये तो बेरोजगारों का है। जब सारे का मकसद एक है, रोटी प्राप्त करना, ऑक्सीजन सबको चाहिए, तो क्या हम इकट्ठे होकर नहीं लड़ सकते? ये हमारी मूर्खता है और ये जागरूकता की कमी है। पार्टियां तो चाहेंगी कि लोग इकट्ठे ना हो, लोगों को उनकी आवश्यकता का एहसास ना हो, इसलिए वो भ्रमित करती है, नए नए एजेंडे लेके आती है। लेकिन महंगाई के नाम पे अब जो लोगों को लूटा जा रहा है वो इसी मकसद के साथ। अब महंगाई जो हो रही है, क्या वो जातिवाद देख के हो रही है? मैं किसान बिरादरी से हूँ, जाट बिरादरी से हूँ, क्या मेरे को अकेले को पेट्रोल 106 का मिल रहा है? आप ब्राह्मण बिरादरी के हो, क्या आपको पेट्रोल 50 रुपये का मिल रहा है? कोई राजपूत है, क्या उसको 35 रुपये का मिल रहा है? कोई यादव है, क्या उसको 20 का मिल रहा है? नहीं मिल रहा, सबको एक समान मिल रहा है। जब पूंजीवाद की मार सबके खिलाफ एक जैसी है तो ये लड़ाई सबकी क्यों नहीं हो सकती? ये सबकी है और लोग लड़ रहे हैं। खट्टर ने कह दिया कि एक जाति विशेष का आंदोलन है, वो उनकी मानसिकता है, क्योंकि उन्होंने हमेशा जातियों को ही तो लड़वाया है। उनका मकसद यही है कि जातियाँ इकट्ठी ना हो और जातिवाद के नाम पे वोट मांगे जाए, जातिवाद के नाम पे लोगों को लड़वाया जाए। इसे एक प्रधानमंत्री, एक मुख्यमंत्री के पद पे बैठ के लोग जातिवाद टिप्पणियाँ कर रहे हैं, वो तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। और जो इंसान सामाजिक मुद्दों के ऊपर लड़ाई नहीं लड़ सकता, मैं उसको इंसान भी नहीं मानता, मैं उसको आदमी भी नहीं मानता। सुनने में ये भी आया था कि जो टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर है, वहाँ से किसानों की संख्या दिन ब दिन कम होती भी जा रही है। ऐसा नहीं है, ये प्रचार है। ये लोगों का जो आने जाने का रूटीन है वो रूटीन है। आने वहाँ से लोग वापस आ रहे हैं, उनकी फ़ोटो दिखाई जाती है, वहाँ जो लोग भी वापस जाते हैं उनकी नहीं दिखाई जाती। बीजेपी की जो मीडिया सेल है वो सवेरे जाएगी, सवेरे तो लोग उठे नहीं होते, खाली टेंट की फ़ोटो ले आएंगे, मीडिया पे डालेंगे, कहेंगे किसान उठ के। अरे भाई, जब मैंने ये कह दिया, जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, जब तक कानून वापस नहीं होंगे, तब तक हम वहाँ से उठ के नहीं आ सकते, क्योंकि लड़ाई हमारी उस स्तर पे पहुँच चुकी है। या तो हमारी लाश गिराएगी या फिर कानून वापस होंगे, इन दो में से एक ही चीज़ होगी। जो ये कह रहे हैं कि वहाँ किसान नहीं है, वो भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, वो झूठ बोल रहे हैं, सफ़ेद झूठ की राजनीति कर रही है बीजेपी। एलना बांध के अंदर उपचुनाव होने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे कि वहाँ पर किसानों की क्या गतिविधियाँ रहने वाली है? देखो, किसान वर्ग को तो मैं ये कहता हूँ कि भाई, आपको जो वोट देना है वो बीजेपी आरएसएस जेजेपी के खिलाफ देना है। कोई वहाँ कैंडिडेट चाहे आज़ाद अच्छा दिखे, चाहे गधा दिखे, या कोई भी पार्टी का दिखे, मैं ये नहीं कहता कांग्रेस के डालो, अबे के डालो, नहीं। इनकी मंशा तो साफ जाहिर होगी। इन्होंने तो अपने कांड कर दिए। जब गोविंद कांडा जैसे, गोपाल कांडा जैसे लोग, गीतिका शर्मा बलात्कार कर दिया इन्होंने, जो इनकी एयर होस्टेस होती थी इनकी कंपनी में, उसके बाद उसका मर्डर कर दिया, और जो आदमी सजाए याफ्ता हो उसको टिकट दी जा रही है। इससे सही साफ जाहिर हो रहा कि बीजेपी और आरएसएस का जो चरित्र है वो चरित्र इन लोगों का एक टोल है, एक गैंग है, जो लट के दम पे और गुंडागर्दी के दम पे, शराब पे, पैसे पे वोट चाहती है। और मैं देश की आम जनता से एक अपील करना चाहूँगा कि अगर आप खुद का भला चाहते हो और देश का भला चाहते हो तो बीजेपी और आरएसएस से छुटकारा पाना बहुत ज़रूरी है। बाकी की पार्टियां कैसी हैं कैसी नहीं,
उन्होंने 70 साल तक राज किया है। 70 साल तक हर किसी ने संघर्ष किया। देखो किसानों के ऊपर बीजेपी कहती है कि किसान कांग्रेसी हैं। किसानों ने 70 साल तक, आज नया आंदोलन शुरू नहीं हुआ है, 70 साल पहले भी आंदोलन थे। कभी मुआवजे के लिए थे, कभी नहरों के लिए थे, कभी नकली बीज के लिए थे, कभी नकली खाद के लिए थे, कभी फसलों के भाव के लिए थे। किसानों ने तो हमेशा हर सरकारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, गोलियां खाई हैं, जेलें काटी हैं और संघर्ष किया है। और आज दुर्भाग्य से बीजेपी, जिसको किसान ने वोट दिया, बीजेपी की जितनी सीटें आई क्या वो अपने घर से लेके आई है? किसानों ने वोट दिया कि ये हमारे देश का अच्छा करेगा, इस उम्मीद के साथ किसान वर्ग ने बीजेपी को वोट दिया। लेकिन बीजेपी ने हर वर्ग के साथ धोखा किया, व्यापारी वर्ग के साथ धोखा किया, कर्मचारियों के साथ धोखा किया, किसानों के साथ धोखा किया, हर वर्ग के साथ बीजेपी ने धोखा किया। और ये पार्टी झूठे लोगों की पार्टी है, फर्जी राष्ट्रवादी लोगों की पार्टी है ये। क्या लगता है बीजेपी सरकार वहाँ पे तो आने वाली है नहीं, तो किस पार्टी की आपको उम्मीद लगती है, कौन बहुमत से जीतेगा इलाहाबाद के चुनाव में? देखिए वो तो समय फैसला करता है, लोगों के रुझान पे है किसको वोट डालना किसको नहीं, क्योंकि वहाँ के लोगों को हर कैंडिडेट का पता है कि कौन कैंडिडेट कैसा है। मैं जाके कह दूँ ना भाई इसको वोट डाल दो, वो सही नहीं है, क्योंकि वहाँ के लोगों को देखना है कि तुम्हारे लिए फ़ायदा कौन कर सकता है और नुकसान कौन कर सकता है। बीजेपी वर्तमान में सरकार है, 7 साल से सेंटर में है, 8 साल से सेंटर में, तो उसके 8 साल के गुना तो लोगों के सामने है। दूसरी, उन्होंने टिकट ऐसे बंदे के दे दी, क्या वहाँ पे कोई लोकल कैंडिडेट नहीं था बीजेपी के पास? लेकिन उन्होंने टिकट ही ऐसे लोगों को दे दी कि दुनिया को ना चाहते हुए भी उनकी खिलाफत करनी पड़ रही है। जो लोग बीजेपी के पक्ष में थे वो भी उनके विपक्ष में खड़े हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे बलात्कारी लोगों को दे दी जिसमें हर रोज़ संख्या जो है बीजेपी की, आरएसएस की, वो गुंडागर्दी की संख्या लगातार उसके अंदर बढ़ रही है। तो एंटी बीजेपी वोट डालने की मैं अपील करूंगा, वो चाहे आप किसी भी, चाहे आज़ाद को जिताओ, चाहे किसी को जिताओ। अब आपसे एक आखिरी सवाल कि जो किसान आंदोलन है कब तक चलने वाला है, और जो भी हमारे दर्शक आपको देख पा रहे हैं क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए किसान आंदोलन जो है वो देश के अंदर बदलाव के लिए है, व्यवस्था परिवर्तन की ये लड़ाई है। अकेली किसानों की लड़ाई नहीं है, किसानों के अलावा लेबर कानून इन्होंने बनाए हैं जो काफ़ी खतरनाक हैं, शिक्षा नीति इन्होंने बनाई है जो काफ़ी खतरनाक है, लोगों को आगे बढ़ने से रोकेगी। किसान और मजदूर, किसानी ठप हो चुकी है, तो आम किसान और मजदूर क्या चाहते हैं कि भाई तुम्हारे बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ जाएं। लेकिन इन्होंने पूंजीवादी ताकतों ने, फांसीवादी ताकतों ने किसान को आगे बढ़ने से रोकने के लिए, मजदूर को आगे बढ़ने से रोकने के लिए शिक्षा नीति की प्रणाली को ही बदल दिया, ताकि लोग गांव में ही रहें, वहीं दुकानों पे काम करें हैं। और अगर वहाँ हम 10वीं 12वीं पास करके चले गए तो लेबर कंपनियां में जाएंगे। कंपनी कानून ऐसे बना दिए कि 8 से 12 घंटे काम करना, तो पूरा जीवन उन कंपनियों में निकल जाएगा, बाहर दुनिया में क्या हो रहा है ऐसा पता नहीं चलेगा। तो ये जो कानून है ये 100 करोड़ लोगों के लिए है, और 100 करोड़ को बचाने के लिए ये लड़ाई है। ये लड़ाई कितनी लंबी है कितनी नहीं, ये समय पर वो है। हम तो जब तक जीवित रहेंगे, जब तक हमारे शरीर में जान है, मरते दम तक हम ये लड़ाई लड़ेंगे।